गुड मॉर्निंग बच्चों। मानव तंत्र चल रहा था हमारा ह्यूमन सिस्टम, और आज हम देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको थोड़ा सा समझाया था, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं, देखिएगा। उत्सर्जन तंत्र, देखिए बच्चों, ये एरो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपका ध्यान इस एरो पर होना चाहिए, आप इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे। और अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, आज आपको ये नोट्स लिखने हैं। देखिए एरो कहां जा रहा है, दिख रहा है आपको? देखिए कहां जा रहा है, उत्सर्जन तंत्र। तो आप इसको देखते रहिए, क्योंकि अभी मैं तो दिखाई नहीं दे रही आपको, लेकिन ये एरो दिखाई दे रहा है और ये आपको नोट्स बताएगा कि आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। उत्सर्जन तंत्र हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं बच्चों, वो रक्त में मिल जाते हैं। और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? अमोनिया, एक तो अमोनिया बनती है नाइट्रोजनी अपशिष्ट में कुछ जीव जंतुओं में, यूरिया बनती है कुछ जीव जंतुओं में, कुछ में बनता है यूरिक अम्ल। 3 तरीके के नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपके पास, नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के हैं? क्वेश्चन सुनिए बच्चों, नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार के, तो आप बताएंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। दिखाई दे रहा है आपको कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले आप ये लाइन नोट करेंगे कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। देखिए कॉपी में लिखिए अपनी में, नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार में लिखेंगे आप अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अब देखेंगे हम कि कुछ जीव जंतुओं में अमोनिया का उत्सर्जन होता है, कुछ में यूरिया का उत्सर्जन होता है और कुछ में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। जिनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है वो कौन कौन है बच्चों? वो है अस्थिल मछलियां और उभयचर। उभयचर जानते हैं आप? उभयचर में कौन आता है? मेंढक। उभयचर वो जीव जंतु हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। उभयचर क्या है बच्चों? जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। आपने देखा होगा मेंढक पानी में भी रहता है और बाहर भी आ जाता है, मरता नहीं है बाहर आने पे। लेकिन मछलियां पानी में रहती है, अगर मछलियां बाहर आ जाएं तो मर जाती है ना। उभयचर नहीं मरते, उभयचर जल और थल दोनों में रहते हैं। तो उभयचर यानी कि मेंढक, अस्थिल मछलियां, ये क्या करती हैं? जल के अंदर अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। अमोनिया का उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। और ऐसे जीव जंतुओं को हम अमोनिया उत्सर्गी कहते हैं। अमोनिया उत्सर्गी या एमेनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म उदाहरण क्या है बच्चों इनके? अस्थिल मछलियां, उभयचर। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जीव जंतु का उदाहरण बताइए, तो उदाहरण आप बता सकते हैं अस्थिल मछलियां और उभयचर। इसके बाद हम देखते हैं यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन आपको पहले भी बताया था, स्तनधारी। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं स्नो के द्वारा, वो स्तनधारी कहलाते हैं। ये बच्चे देते हैं, सीधे ही अंडे नहीं देते। तो स्तनधारी जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मानव, मनुष्य, तो जो भी स्तनधारी है वो स्तनधारी।
समुद्र में रहने वाली समुद्री मछलियां, बड़ी वाली मछलियां जैसे व्हेल मछली, तो ये क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि मूत्र के साथ यूरिया निकलता है। इनको कहेंगे यूरिया उत्सर्गी या यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। और इसमें कौन आते हैं बच्चों, स्तनधारी समुद्री मछलियां। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्तनधारी समुद्री मछलियों में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तीसरा टाइप है नाइट्रोजन अपशिष्ट का यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, पक्षियों की बीट देखी होगी, तो पक्षियों की बीट गुली का रूप में होती है और इनके अंदर क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो जैसे पक्षी, सरीसृप, कीट आदि में अमोनिया का यूरिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। अमोनिया किस में चेंज हो जाती है, यूरिक अम्ल में, और उसका उत्सर्जन किया जाता है। और ऐसे जीव जंतुओं को बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल क्या है, पक्षी, सरीसृप और कीट। आप पहले ये तीनों नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार के हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। और किन में अमोनिया का उत्सर्जन होगा, उदाहरण लिखने हैं आपको, और किन में यूरिया का उत्सर्जन होगा, उनका उदाहरण लिखना है। इसी प्रकार यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किस में होगा, ये भी आपको नोट करना है। नोट कर लीजिए बच्चों। यूरिया का उत्सर्जन जो करते हैं वो यूरियो उत्सर्गी कहलाते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी में जीव जंतु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, व्हेल, ये भी व्हेल भी स्तनधारी है बच्चों। समुद्री मछली, समुद्री मछलियों में शार्क मछली है जैसे, ये भी यूरिया का उत्सर्जन करती है, तो ये होगा यूरियोटैलिक। इधर है यूरिकोटैलिक, पक्षी, सरीसृप, कीट आदि। तो ये हमने देखा नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार 3 प्रकार के हैं। अब हमारा मेन आ जाता है बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए बच्चों, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, और अभी मैं बड़ा करके आपको डायग्राम दिखाऊंगी अलग से भी। अभी नोट्स के साथ आप इतना छोटा ही देख सकते हैं, इसके बाद अलग से बड़ा डायग्राम भी दिखाया जाएगा आपको। तो देखिए, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिखाया गया है। इसमें देखिए ये हैं किडनीज, वृक्क, और वृक्क में जो धमनी जाती है, दोनों तरफ है वृक्क, दाईं तरफ और बाईं तरफ, और इनमें जो धमनियां जाती हैं वो होंगी वृक्क धमनी। और वृक्क को रीनल शब्द यूज किया जाता है, तो जो इनमें धमनी जाएगी रीनल आर्टरी बोला जाता है बच्चों, इंग्लिश में रीनल आर्टरी या वृक्क धमनी। इसी प्रकार से वृक्क शिराएं भी वृक्क में जाती हैं, और ये वृक्क शिराएं, इनको रीनल वेन कहा जाता है बच्चों। ये नीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देखें तो ये बड़ी महाधमनी है, और इधर देखें तो ये महाशिरा है। अब यहां पर देखें तो 2 जोड़ी नहीं बच्चों, सिर्फ 2 जोड़ी तो एक होती है। जब 2 एक साथ हो जाते हैं तब एक जोड़ी बनता है, और संख्या में कितने होते हैं, 2। तो वृक्क संख्या में 2 होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं हम एक जोड़ी। और इससे वृक्क से क्या निकलती है बच्चों, मूत्र वाहिनी निकलती है, जिसे यूरेटर कहा जाता है। दोनों तरफ से, दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ से क्या निकलती है, मूत्र वाहिनी।
दो मूत्रवाहिनी होती हैं और एक बड़े थैली जैसे पेशीय संरचना होती है जिसे कहते हैं मूत्राशय। इसमें संकुचन और प्रसारित होने की क्षमता होती है, तो ये होता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। आगे मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र। तो अब हम देख सकते हैं बच्चों, देखिए उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि पाचन क्रिया जब होती है उसके फलस्वरूप उपापचयी जो प्रक्रियाएं होती हैं तो उनके फलस्वरूप क्या बनते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनते हैं। जैसे कि अभी हमने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट देखे थे, कौन कौन से थे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। यहां हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों यूरिया। रक्त में जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अमोनिया बनता है, पहले बहुत विषैला होता है, जहरीला टाइप का होता है बहुत ही, तो ये कहां जाता है, ये लीवर में जाता है, यकृत में जाता है, वहां पर अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। तो मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनता है वो होता है मेन यूरिया, और यूरिया को भी शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ ज्यादा एकत्रित हो जाएंगे और ये विष की तरह कार्य करेंगे और हमारे शरीर में विष का प्रभाव देख सकते हैं, कितना नेगेटिव प्रभाव होगा। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद हैं और इसके अतिरिक्त जैसे लवण है, कुछ एक्सेस में हो जाते हैं मिनरल्स, उनको भी बाहर निकालना जरूरी है। तो कुछ तो अगर हम देखें तो त्वचा के द्वारा निकाल दिए जाते हैं मिनरल्स। आप देखते हैं कई बार पसीना आता है तो पसीने के साथ नमक भी निकलता है, यानी कि मिनरल्स भी निकलते हैं। तो आपकी शर्ट या आपके कपड़े कई बार टाइट हो जाते हैं पसीने से, और क्या होता है, व्हाइट व्हाइट से निशान हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, वो बच्चों वो होते हैं इन लवणों की वजह से, वो पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं। तो सारे लवण तो पसीने से नहीं निकल सकते, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त लवण, इनको बाहर निकालने के लिए जो तंत्र कार्य करता है वह तंत्र कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। और इनको निकालने की, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है उत्सर्जन। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे बच्चों, आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। आप नोट नहीं कर रहे हैं, अब आप नोट कीजिए, देखिए एरो कैसे जा रहा है उसी हिसाब से। उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, लिख रहे हो कॉपी में, नहीं लिख रहे, लिखिए सब। उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। ये उत्सर्जन की परिभाषा है बच्चों। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन किसे कहेंगे। अब देखिए, उत्सर्जन ऐसा तो नहीं एक ही अंग से हो जाए कि किडनी से हो जाए या मूत्रवाहिनी से हो जाए या मूत्राशय से हो जाए, नहीं बच्चों, इसके लिए बहुत सारे अंग कार्य करेंगे, जैसे कि किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, उत्सर्जन तंत्र बनाएंगे। तो उत्सर्जन अंगों को, ये जितने अभी आपको बताए हैं, उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखिए बच्चों, उत्सर्जन अंगों में कौन कौन आते हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अभी आपको बताया था कैसे आकृति के होते हैं, ये सेम के बीज की आकृति जैसे होते हैं, सेम के बीज। एक जोड़ी होते हैं, यानी कि संख्या में कितने होते हैं, 2। कहां पाए जाते हैं, उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं।
तो सबसे पहले जो उत्सर्जन अंग है उसमें आता है वृक्क। क्या आता है बच्चों? वृक्क। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। यह दोनों वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। नेक्स्ट देखते हैं भी आगे। ये बच्चों वृक्क आपको ज्यादा डिटेल में नहीं याद करना उत्सर्जन तंत्र का, जितना आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं अगर आपने उतना भी याद कर लिया तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखना है। साइंस में सटीक और पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा हम जैसे सामाजिक ज्ञान में इनमें एक्स्ट्रा हम लिख भी देते हैं, लेकिन हमें यहाँ साइंस में सिर्फ उतना ही लिखना है जितनी हमें आवश्यकता है, उसको भरना नहीं है इतना कि हम कॉपी को ही भर दें। और एक मेन बात होती है साइंस के अंदर कि एक तो साइंस के अंदर आपको डायग्राम बहुत जरूरी है। आपको जब आंसर लिखना है और उसके अंदर डायग्राम है, डायग्राम से आप समझा सकते हैं तो आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। अवॉइड नहीं करना है डायग्राम को। अगर डायग्राम आ रहा है तो एग्जामिनर आपके डायग्राम को देख के ही आपके आंसर को समझ जाते हैं, तो डायग्राम जरूर बनाने हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हमको पॉइंट्स बना के आंसर लिखने होते हैं। साइंस में तो हमें पॉइंट्स बना के आंसर लिखने हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बताया कि उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और इस उत्सर्जन अंगों में कौन कौन आते हैं? वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। और हमें ज्यादा इसको नहीं भरना, हमें सिर्फ काम की बातें लिखनी है। कि जैसे क्या बताना है कि एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये बता सकते हो आप कि सेम की बीज की आकृति के होते हैं, आकार के नहीं। आकार और आकृति में अंतर होता है। आकार होता है जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा, तो किडनी सेम के बीज के बराबर नहीं होती। सेम के बीज छोटे बड़े बड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ हम आकृति बताएंगे। आकृति यानी कि किस तरीके से इनका शेप है, साइज नहीं बच्चों, शेप। तो किडनी है, जो वृक्क है, वह सेम की बीज की आकृति के होते हैं। एक जोड़ी होते हैं या संख्या में 2 होते हैं। ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए मूत्रवाहिनी। जब किडनी यानी कि वृक्क 2 हैं तो मूत्रवाहिनी भी 2 होंगी, दाईं तरफ से दाईं और बाईं तरफ से बाईं। तो मूत्रवाहिनी भी कितनी होती हैं? 2 संख्या में। और ये कहां से निकलती हैं? ये किडनी से यानी कि वृक्क से निकलती हैं। मूत्रवाहिनियों को बोला जाता है बच्चों यूरेटर। तो मूत्रवाहिनियां संख्या में 2 और ये वृक्क से यानी कि किडनी से निकलकर कहां पहुंचती हैं? मूत्राशय में पहुंचती हैं।
और जो ये मूत्रवाहिनी है, इनकी भित्ति में भी क्रमाकुंचन पाया जाता है, फैलना और सिकुड़ना। और इसी वजह से, क्रमाकुंचन की वजह से ही क्या होता है, मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। अगर इनमें क्रमाकुंचन नहीं होगा तो मूत्र एक जगह ही स्थिर हो जाएगा, लेकिन इनमें क्रमाकुंचन पाया जाता है, फैलना सिकुड़ना पाया जाता है इनकी भित्तियों में, इसलिए मूत्र कहां पहुंचता है, आगे पहुंचता है। इसके बाद हम देखें मूत्राशय। तो यह उदर के पिछले भाग में, नीचे की तरफ, पिछले भाग में नीचे की तरफ स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियां आकर खुलती हैं और यहां पर क्या होता है, मूत्र संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इसके बाद जब ये फुल हो जाता है, ब्लैडर भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है, जब ब्लैडर फुल हो जाता है, भर जाता है, तो मस्तिष्क को सूचना पहुंचती है। मस्तिष्क क्या रेस्पॉन्स करता है कि इसको खाली करो। तो मस्तिष्क का कंट्रोल होता है और फिर मूत्र को बाहर निष्कासित किया जाता है। इसके बाद देखें मूत्र मार्ग। आप देख सकते हैं कि श्वसन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, ये कैसी होती है, इच्छा पे डिपेंड नहीं करती। हृदय का धड़कना इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, ये चलता रहता है, ये रात को भी चलता है, हम सो जाते हैं तभी भी हृदय का धड़कना, श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन मूत्राशय जब फुल हो जाएगा तब ही मूत्र खाली करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम मूत्र बाहर निष्कासित करते हैं। तो ये ऐच्छिक प्रक्रिया है, और जब ये अनैच्छिक तब बन जाती है जब माइंड से इसका कंट्रोल नहीं रह पाता। मूत्र मार्ग, मूत्राशय का पश्य संकरा होकर, जो इसका मूत्राशय देखिए, ये मूत्राशय है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका ये जो पश्य भाग है ये आगे जाके संकरा हो गया, ठीक है। तो ये संकरा हो जाता है, एक पतली नलिका, एक पतली सी नलिका बनाता है, पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, तब इसे कहते हैं हम मूत्र मार्ग। क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग। आप नोट कर लीजिए इसे बच्चों। तो ये हमने देखा उत्सर्जन तंत्र और उत्सर्जन अंग। अब देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, ये किडनी है। किडनी में जैसे कि कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसी तरीके से किडनी की, वृक्क की भी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, असंख्य इकाइयां होती हैं, और इन इकाइयों को कहा जाता है वृक्काणु। क्या कहा जाता है, वृक्काणु या नेफ्रॉन। तो वृक्काणु क्या है बच्चों, वृक्काणु है उत्सर्जन की इकाइयां। किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर असंख्य वृक्काणु पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। हम देखें बच्चों,
यहाँ पर हम एक नेफ्रॉन की संरचना के बारे में देखते हैं। देखिए नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु कैसा होता है। ये आपको देखिए ये नेफ्रॉन की संरचना दिखाई दे रही है। ये देखिए एक वृक्काणु की संरचना है। ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है बच्चों, और इसके बाद हम इसका वर्णन भी करेंगे। तो ये है वृक्काणु या नेफ्रॉन। इसके पार्ट्स देखते हैं बच्चों। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बोमेन संपुट है, कप जैसी संरचना है, और इसके अंदर असंख्य रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं जो एक गुच्छा बनाती हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। आगे पतली नलिका निकलती है। ये पतली नलिका जो बिल्कुल बोमेन संपुट के पास होती है उसे बोला जाता है समीपस्थ नलिका। देखो ये बोमेन संपुट के पास है तो इसे बोला जाता है समीपस्थ नलिका। ये जो नीचे की तरफ जा रही है नलिका, आगे जाके ये यू शेप नली बन जाती है, और इस यू शेप नली को कहते हैं हेनले लूप। क्या कहेंगे? हेनले लूप। इसके बाद यहां पर देखें तो अब ये नलिका आगे दूर हो जाती है। किससे? बोमेन संपुट से। तो इस नलिका को बोला जाता है दूरस्थ नलिका। क्या नाम है इसका? दूरस्थ नलिका। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम अलग से आपको मैं दिखाऊंगी। यहां पर देखिए ये वाली जो नलिका है इसको बोला जाता है समीपस्थ। क्या नाम है इसका? समीपस्थ नलिका। और जो ये नलिका दूर हो जाती है इस नलिका को बोला जाता है दूरस्थ नलिका। इसके बाद यहां पर ये संग्रह नलिका होती है जहां पर मूत्र संग्रहित किया जाता है। तो ये है संग्रह नलिका। तो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों नेफ्रॉन की संरचना। तो देखिए वृक्काणु या नेफ्रॉन, इसके मेनली दो भाग हैं, एक तो बोमेन संपुट, एक वृक्क नलिका। बोमेन संपुट के बारे में देखें तो प्रत्येक वृक्काणु है जो नेफ्रॉन है, इसका अग्र सिरा कैसा होता है बच्चों? प्याले जैसा होता है, कप जैसा होता है। ये प्याले जैसा कप जैसी संरचना क्या कहलाती है? बोमेन संपुट। और अभी आपको बताया था, ये देखिए यहां पर ये गुच्छा पाया जाता है रक्त केशिकाओं का। तो इसमें रक्त केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, और इस गुच्छे को हम कोशिका गुच्छ या केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस गुच्छे से ही क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ छनते हैं और कहां आते हैं? इस कप जैसी संरचना में बोमेन संपुट में आते हैं। इसके बाद देखें तो ये वाली नलिका है, ये क्या है? वृक्क नलिका है। तो वृक्क नलिका बोमेन संपुट से नीचे की ओर निकलती है, जिसका दूसरा सिरा, ये वाला दूसरा सिरा, यहां तो ये हेनले लूप, ये जो है ये आपका बोमेन संपुट है, इससे निकल रही है, और इसका जो दूसरा सिरा है ये संग्रह नलिका से जुड़ा है। यहां तो कहां किससे जुड़ा है? बोमेन से, बोमेन संपुट से, और यहां किससे जुड़ा हुआ है? संग्रह नलिका से। और बीच का जो भाग है नीचे आपको बताया था वो था हेनले का लूप, हेनले लूप। तो बोमेन संपुट से नीचे की ओर निकली नलिका होती है जिसका दूसरा हिस्सा संग्रह नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में हेनले का लूप होता है, और इस हेनले के लूप में एक बार अवशोषण यहां पर हो गया, छन गई यहां पे उत्सर्जी पदार्थ, उसके बाद जो अवशोषण होता है आगे जाके वापस से जो अवशोषण होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, वह कहां होता है? हेनले के लूप में होता है। तो बच्चों यहां देख सकते हैं ये नेफ्रॉन है, वृक्काणु है। वृक्काणु में एक कप जैसी संरचना है जिसे हम बोमेन संपुट कहेंगे, और बोमेन संपुट में केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिससे उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? छनते हैं बच्चों।
दूसरा भाग हम देखें तो वृक्क नलिका है। वृक्क नलिका देखिए यहां पर बोमिन संपुट से निकलती है और आगे जाकर इसका दूसरा सिरा यहां पर जो ये संग्रह नलिका है इससे जुड़ता है, और ये पूरी की पूरी क्या है आपकी वृक्क नलिका। और वृक्क नलिका में ये जो बोमिन संपुट के बिल्कुल पास है उसे बोलेंगे हम समीपस्थ नलिका, और जो संग्रह नलिका के पास है जो बोमिन संपुट से दूर है उसे बोलेंगे हम दूरस्थ नलिका। और यहां पर यू शेप की नलिका पाई जाती है जिसे हम हेनिले लूप कहते हैं, और यहां पर वापस से रीएब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण होता है। तो ये हमने देखा नेफ्रॉन की संरचना। बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।